तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, आज से हम एक करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम जो है वो सुजस ई बुलेटिन को जो है वो कवर करेंगे। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी DIPR के द्वारा जो है वो डेली आपके ये निकाला जा रहा है। और उसके अंदर जो है कौन से अपने परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी फैक्ट हैं, राजस्थान सरकार की स्कीम्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं जो अक्सर परीक्षा में एज ए स्टेटमेंट एज ए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हम सेकंड ग्रेड एग्जाम को भी देखें तो उसके अंदर भी सीधे सुजस से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। तो अब सरकार की ये जो पत्रिका है, जो सुजस ई बुलेटिन सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है, उसको जो परीक्षा एजेंसियां हैं वो अपने आप में ये कह सकता हूँ कि एक माध्यम उन्होंने बनाया है करंट अफेयर्स राजस्थान लेवल का। तो हर दिन निकाला जाता है। तो हम हर दिन नहीं पढ़ के एवरी संडे पढ़ेंगे। प्रत्येक संडे आपकी एक क्लास जो है वो इससे रिलेटेड होगी, जिसमें हम जो है वो नोट्स फॉर्मेट में, ना कि अखबार पढ़ेंगे बल्कि हम नोट्स फॉर्मेट में जो है वो एक सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे जो है मैं आपको ये अवेलेबल करवाऊंगा नोट्स, तो वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आपका यही नोट्स जो है और इससे संबंधित अन्य जो सामग्री है वो आप अपने ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जो है वो ज्ञान सेतु ऐप जो है ये प्ले स्टोर से, ये जो आपके थंबनेल लगा हुआ है इस नाम से जो ज्ञान सेतु ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। सबसे पहली चीज ये जो है वो 1 से लेकर 7 कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 to 7 सितंबर 2025, यानी 1 सितंबर से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो हम जो है वो जैसे ही सितंबर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही हम जो है पूरे 1 माह का रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में आपके नोट्स भी साथ मिल जाएंगे 1 महीने के। तो शुरुआत सबसे पहले पहली चीज पे देखो। पहली चीज जो है ये थी इसमें आपके हवाई सेवाओं की नई उड़ान विकास के सफर पर राजस्थान, यानी जो हवाई सेवा संबंधित फैक्ट्स इन्होंने दिए थे। तो पहली चीज थी राजस्थान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देखो राजस्थान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? शंभूपुरा। सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि बनाया कहाँ जा रहा है, तो शंभूपुरा में बनाया जा रहा है। अब ये शंभूपुरा कहाँ पड़ता है? शंभूपुरा आपके पड़ता है कोटा में। वैसे इसको कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। कोटा से भी लगभग 20 किलोमीटर दूर है और बूंदी से भी लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो इस कारण से इसे कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो शंभूपुरा में है, जो किस में पड़ता है? कोटा में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित। 19 अगस्त 2025 को इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो लागत होगी वो होगी 1507 करोड़। 1507 करोड़ इसकी लागत होगी। इसके लिए एजेंसी होगी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AAI। कई बार जो है ना ये चीज पूछी जाती है कि भाई इसके लिए कार्यकारी एजेंसी, वर्किंग एजेंसी कौन सी होगी? तो AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इसकी वर्किंग एजेंसी होगी। 507 करोड़ रुपए इस पे व्यय होंगे। 25 अगस्त को इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, 440.65 एकड़ भूमि के ऊपर जो है ये बनाया जाएगा। 440.65 एकड़ भूमि जो है उसके ऊपर इसका निर्माण किया जाएगा। और जिस प्रकार के विमान यहाँ पे उड़ाए जाएंगे उनकी श्रेणी है A321। कौन सी श्रेणी है? A321 श्रेणी के विमान यहाँ पे उड़ाए जाएंगे। ठीक है, 20,000 वर्ग मीटर के अंदर जो है वो टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। अब तो इतने फैक्ट जो यहाँ पे आपको इससे संबंधित दिए गए हैं, इतने फैक्ट अपने को कहीं नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको जो है ये देखना है कि यहाँ से सीधे स्टेटमेंट बनते हैं। तो क्या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर हम शॉर्ट में बात करें, याद करें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम नहीं कहेंगे भाई अनुमति, तो अनुमति मिल गई 25 अगस्त 25 को। ठीक है, दूसरी चीज आ जाएगी भाई आपने अनुमति तो ले ली, पैसे कितने लगाओगे? तो लागत कितनी लगाओगे? 1507 करोड़। ठीक है, 1507 करोड़ इसमें लागत लग गई। भाई विमान कौन से उड़ाओगे? तो 321। कौन, क्या नाम था विमान का? नाम क्या था? A321। कौन से थे? A321।
विमान है आपके A321 श्रेणी के विमान जो है ना इसमें उड़ाएंगे। लगभग 440 एकड़ जो भूमि है उसमें ये बनेगा। ठीक है, 20,000 वर्ग मीटर के अंदर जो है वो क्या बनेगा, टर्मिनल भवन बनेगा। और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहाँ पे है, शंभूपुरा में। शंभूपुरा कहाँ पड़ता है, कोटा में पड़ता है। ठीक है बस। और वर्किंग एजेंसी कौन सी होगी, AAI इसकी क्या होगी, वर्किंग एजेंसी होगी। तो कुल मिला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारे फैक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी सुजस ई बुलेटिन है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, अगला देखते हैं। देखो जैसे ही इन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम लिया तो राजस्थान सरकार की जो इस विमानन के क्षेत्र में, जैसे इसने स्टार्ट में नाम मैंने आपको बताया था, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की जो है वो सारी इन्होंने एक साथ अपने को दे दी। अब देखो पहले ग्रीनफील्ड पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। देखो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी नई पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में खुली थी, अवियाना एविएशन अकेडमी। अवियाना एविएशन अकेडमी, इसका नाम क्या था, अवियाना एविएशन अकेडमी। सरकार के द्वारा बजट घोषणा की गई थी और बजट घोषणा के अंदर सरकार ने जो है वो भीलवाड़ा, सीकर, चूरू, झुंझुनू और झालावाड़ इन जगह पे, यानी इन 5 स्थानों पे जो है वो सरकार ने घोषणा की थी कि वो क्या खोलेंगे, स्कूल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन थी 5, कौन कौन सी थी, भीलवाड़ा, तीनों जिले किसके, शेखावटी के, सीकर, चूरू और झुंझुनू और एक झालावाड़। ठीक है, कहा था पहली स्कूल कहाँ खुली, पहली स्कूल खुली आपके किशनगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एक और खोल दी, वो कहाँ खोली, हमीरगढ़ हवाई पट्टी। ये कहाँ पे पड़ती है, भीलवाड़ा में। हमीरगढ़ हवाई पट्टी भीलवाड़ा, यहाँ जो सेकंड दूसरा स्कूल जो है, पहला जो है वो कहाँ खोला, किशनगढ़ में, और दूसरा कहाँ खोला भीलवाड़ा में, जो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वहाँ पे। अब आपको 2-3 चीजें याद होगी भाई, 5 की घोषणा करी थी इन्होंने, कौन कौन सी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमीरगढ़ और आपका झालावाड़। उसमें से एक हमीरगढ़ छोड़ दी कर दी और अब 4 बाकी है। ठीक है, राज्य सरकार के पास 19 हवाई पट्टियां। आप देखो इस ऐसा फैक्ट कहाँ मिलता, कहीं नहीं मिलता। राज्य सरकार के पास टोटल कितनी हवाई पट्टियां, 19 है, जिनकी लंबाई 3300 से 9800 फीट है। कोई 3300 फीट और अधिकतम कुछ हैं जो 9800 फीट की भी है। 118 हेलीपैड भी राज्य सरकार के पास है। कितने हैं, 118 हेलीपैड। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की समझ में आ गई, पहली अपनी किशनगढ़ में, दूसरी हमीरगढ़ में, बजट घोषणा में 5 जगह पे दे दी। उसके साथ साथ अपने पास जो है वो 19 जो है वो पट्टियां हैं, हवाई पट्टियां हैं, जो 3300 से 800 फीट लंबी हैं और 118 हेलीपैड जो है वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, फ्लाइंग के अंदर आप और चलते हैं, फ्लाइंग में कुछ हो तो, हाँ फ्लाइंग में एक पॉलिसी आई है, फ्लाइंग में एक पॉलिसी आई है, एरोस्पेस गतिविधियों हेतु हवाई पट्टी आवंटन नीति। एरोस्पेस गतिविधियां करने के लिए जो एयर पट्टियां, जो अपन ने अभी बात करी ना कि भाई हमारे पास कुल कितनी एयर पट्टियां, 19। ठीक है, इनको आवंटन करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई है 2025 में। अब उस पॉलिसी में क्या क्या है, तो देखिए उस पॉलिसी में क्या है कि लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कि जब किसी को आवंटन की जाएगी तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के रूप से तो लगेगा लीज शुल्क। और आपके कंसेशन शुल्क लगेगा आपके 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष। समझ गए, लीज शुल्क तो 100 रुपये लगेगा और कंसेशन शुल्क लगेगा 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष। एक एयर स्ट्रिप को आपने लिया तो उसके लिए 6 लाख रुपए एक लगेंगे। ठीक है, पहले 5 वर्ष तक जो रेटें हैं उनमें 5% की वृद्धि की जाएगी, लेकिन 6 से 20 साल के अंदर ये रेटें होंगी उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। आप जिस रेट पे ले रहे हैं उस स्टार्ट के 5 साल तक तो 5% की वृद्धि रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 6ठा साल स्टार्ट होगा ये वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10% की हो जाएगी। ठीक है, लीज की अवधि जो है वो अधिकतम कितनी होगी, 20 वर्ष होगी और भूमि जो है वो अधिकतम एक को कितनी दी जाएगी, 2000 वर्ग मीटर। कितनी दी जाएगी, 2000 वर्ग मीटर। तो ये की थी हवाई पट्टी आवंटन 2000। ठीक है, तो इससे संबंधित देखो सारी चीजें होगी, एयर से संबंधित अपनी एरोस्पेस से रिलेटेड सारी बातें हो गई।
एक बार शॉर्ट में सबको हम रिवाइज करके याद करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट में काफ़ी डिटेल से हमने बात कर ली। एयरपोर्ट में शायद दोबारा जरूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में लिख देता हूँ। शंभूपुरा कहाँ लगाएंगे भाई? शंभूपुरा कहाँ पे है? कोटा में। फिर दूसरी चीज आई फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की हमने बात करी, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पहली तो कहाँ थी? फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ थी? किशनगढ़ में। कहाँ पे स्थापित करी? किशनगढ़ में। सेकंड कहाँ पे कर रहे हैं? हमीरगढ़। हमीरगढ़ कहाँ पे पड़ता है आपका? भीलवाड़ा में। ठीक है, हमीरगढ़ कहाँ पे पड़ रहा है? भीलवाड़ा में। राज्य सरकार ने जो बजट के अंदर जो है वो घोषणा की थी, वो बजट में कौन कौन सी जगह पे घोषणा की थी? तो याद रखने वाली चीज है, शेखावाटी के तीनों जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके अलावा भीलवाड़ा और झालावाड़। ठीक है, इन 5 जगह पे जो है वो बजट घोषणा की गई के अगेंस्ट में यहाँ पे ये होगी। फिर बात आई थी कि भाई हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप की बात आई थी। एयर स्ट्रिप तो टोटल अपने पास कितने हैं? 19 है। उनकी हाइट जो लंबाई है वो कितनी है? 3300 से लेके 9800 फीट। 3300 से 9800 फीट है। इसके अलावा अपने पास जो है 118 हेलीपैड भी है। 118 अपने पास राज्य सरकार के पास हेलीपैड भी है। ठीक है, तो ये चीज होगी। फिर अपनी एक चीज थी एयर स्ट्रिप पॉलिसी। हवाई पट्टी आवंटन नीति कौन सी थी? 2025। हवाई पट्टी आवंटन नीति 2025। देखो क्या क्या था हमने इसमें पढ़ा था। पहली चीज हमने इसमें पढ़ी भाई, आवंटन जो हम करेंगे ना, वो आवंटन की जो दर है वो क्या होगी? स्टार्ट में हमने पढ़ा आवंटन की रेट क्या है? 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। कितनी थी? 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति ईयर। फिर उसके बाद में था कंसेशन शुल्क। कंसेशन शुल्क था 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति ईयर। ठीक है, 5 साल तक जो है वो 5% वृद्धि करेंगे और 6 से 20 साल तक जो है वो 10% वृद्धि करेंगे। लीज अवधि जो है वो लीज अवधि कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। और एक व्यक्ति को जो है वो 2000 वर्ग मीटर तक आवंटन। बस यही थी हवाई पट्टी भू आवंटन योजना में। क्या थी भाई? दर थी 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। कंसेशन शुल्क था 6 लाख रुपए प्रति। उसके बाद में 5 साल तक तो हमने कहा भाई 5% रेट बढ़ाएंगे। 6 से 20 साल तक हम कितनी रेट बढ़ाएंगे? 10% रेट बढ़ाएंगे। लीज की जो अवधि होगी वो 20 वर्ष होगी और एक व्यक्ति को जो है 2000 वर्ग मीटर तक का जो एरिया है वो आवंटित किया जा सकेगा। तो क्लियर हो गई अपने वहीं से जो ये स्कीमें हैं राजस्थान सरकार की। अब आते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज देखो क्या है। दूसरी चीज है 18 सितंबर से चलेगा गांव चलो अभियान। लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण होगा। ये बात किसने कही? मुख्यमंत्री। तो एक और स्कीम आ गई, एक और अभियान। अभियान का नाम क्या है? गांव चलो अभियान। सबसे पहले हमें याद रखना स्टार्ट कब होगा? 18 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी, 18 सितंबर 2025 से। और इसका समापन कब होगा? तो समापन तब होगा जब ये सभी ग्राम पंचायतों में, समस्त ग्राम पंचायतों में क्या लग जाएंगे? शिविर। समस्त ग्राम पंचायतों में जब शिविर पूरे हो जाएंगे तब इसका क्या हो जाएगा? यानी समापन तारीख जो है वो राज्य सरकार ने यहाँ पे आपको नहीं दी है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या इसमें होगा क्या? तो सप्ताह में 3 दिन तक ग्राम पंचायतें जो है उसमें लगेंगे क्या? शिविर लगेंगे, कैंप लगेंगे। कैंप लगा के जो है वो सरकार क्या करेगी कि राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं सारी स्कीम्स का फायदा जो है वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास इसमें करेगी। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कार्मिक जो है वो ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे उस शिविर में। पटवारी, ग्राम
अधिकारी वगैरह सभी वहाँ उपस्थित रहेंगे, पंचायत लेवल के भी। और सभी लोग मिलकर जो है ये कोशिश करेंगे कि जनता को जो है, जो पात्र व्यक्ति हैं, जो वंचित है स्कीम से, उनको उसमें जोड़ा जाए। तो ये कार्यक्रम होगा। ठीक है, समस्याओं का निवारण किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। एक ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायत हर सप्ताह शिविर, यानी एक ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायतें। ठीक है, उसके साथ साथ 2 अभियान और सरकार चलाएगी। एक चलाएगी शहर चलो अभियान। ये तो क्या था, गांव चलो अभियान। गांव चलो तो कब से, 18 सितंबर से। ये है शहर चलो अभियान। ये कब से है, ये 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। काम गांव अभियान में ग्राम पंचायत में होंगे, वही सारे के सारे काम नगर पालिका में होंगे। वही सारे के काम किस काम पे होंगे, नगर पालिका में होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चलेगा सहकार सदस्यता अभियान। चलेगा आपके 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा सहकार सदस्यता अभियान। तो 3 अभियानों के नाम आपको याद रखने हैं। राज्य सरकार जो सितंबर में जो अभियान चलाने जा रही है, उन अभियानों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला है गांव चलें। ठीक है, पहला अभियान कौन सा है, गांव चले अभियान। कब से स्टार्ट होगा, 18 सितंबर से। 18 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। दूसरे अभियान की हम बात करें, दूसरा अभियान था शहर चले अभियान। भाई गांव चलें फिर शहर चलें। शहर चले अभियान की उन्होंने फिक्स तारीख दे दी। वो कौन सी तारीख दी है इन्होंने शहर चले अभियान की, शहर चले अभियान की आपकी तारीख है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर शहर चले अभियान की तारीख है। एक अभियान और चलाएंगे, सहकार सदस्यता अभियान। सहकार सदस्यता अभियान, सहकार सदस्यता अभियान। ये कब चलेगा, ये आपके चलेगा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। तो देखो क्या होगा, ये दोनों अभियान जो है ये तो जन समस्याओं के निवारण के लिए हैं। इस अभियान में जो है वो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जो सदस्यों की संख्या है, ये किसकी, सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। किसान सम्मान निधि से जो वंचित लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा। और जो पैक्स जो है, जो इतनी है, उनको भू आवंटन का कार्य किया जाएगा। ठीक, तो तीनों अभियानों की तारीख मोस्ट है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था DTU ग्राम संबल पखवाड़ा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम संबल पखवाड़ा पढ़ा था पिछले में, जिसमें मैंने पढ़ा रखा है। उसके अलावा हमने एक स्कीम पढ़ी थी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अभी आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। और सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था कि जो गढ़सीसर तालाब है जैसलमेर का, वो हाल ही में चर्चा में रहा था, वो क्यों रहा था, तो उसका कारण क्या था कि वहाँ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन मुख्यमंत्री मोदी ने किया। ठीक है, तो सीधा से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। तो भाई औरों से जब आगे निकल है तो फिर कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको हटके करना पड़ेगा। आप उसी तरह से पढ़ाई करोगे जिस तरह से दूसरे कर रहे हैं, तो फिर आप उसी लेवल में रहोगे। ठीक है, ये तीनों अभियान याद रखें, फिर चलते हैं आगे। अब देखो किसानों से संबंधित बात आ गई। सरकार ने क्या लिखा अपने उसे, कृषि क्षेत्र में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सेवाओं के विस्तार में गति लाएं मुख्यमंत्री। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे संबंधित सारे फैक्ट जो है उसके अंदर अपने को दिए गए। अब हमने वहां से क्या निकाला, अब हमने वहां से निकाला कि जो अपने लायक है, जो अपनी परीक्षा के लायक है। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है कि अपने ज्यादा से ज्यादा सही हो। ठीक है, तो पहला है एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप। वर्तमान में सबसे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जो लोग, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके भी खेती होगी, तो जिसके पास खेती है उसको इस योजना की ऐप की जानकारी होनी चाहिए। ये एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप है क्या, इसके माध्यम से पटवारी लोग जो है वो क्या करते हैं, फसल की गिरदावरी करते हैं, फसल की गिरदावरी करते हैं। अब ये ऐप ऐसा है कि इसमें किसान खुद भी अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है, पर क्या की फोटो, ये GI बेस्ड है, उगा हुआ है, वो तरीके से नहीं लिख सकते, मौके पे जाके और लोकेशन लेकर उसकी फोटो खींच के इसमें अपलोड की जाती है और फिर उसमें लिखा जाता है कि भाई
इसमें चना है कि इसमें क्या बाजरा बोया हुआ है, क्या बोया हुआ है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एग्रीस्टेक ऐप का उद्देश्य क्या है, फसल की गिरदावरी करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। स्कीम हमें अपने चली थी पहले फार्मर रजिस्ट्री योजना, FRC इसको बोला था हमने। इसके तहत ग्राम पंचायतों में लगाए गए थे। स्टार्ट इसका जो है वो कब हुआ था, 5 फरवरी 2025 को ये प्रारंभ हुई थी। और इसका उद्देश्य तक क्या था कि किसानों की जमीन की आधार के साथ मैपिंग करना। जो किसान है उसकी जो जमीन है उसको आधार के साथ जोड़ने का काम हमने किया था उसमें, ठीक है। किसानों की जमीन की आधार के साथ मैपिंग करना, ठीक है। FR स्टार्ट हुआ 5 फरवरी 2025 को, ये सबको पता। लेकिन यहाँ इन्होंने एक अलग डेटा दिया। इन्होंने कहा कि 87% किसानों की फार्मर आईडी जनरेट हो गई है और अब तक 4.49 करोड़ फार्मर आईडी जो जारी की जा चुकी है। ये फैक्ट इस तरह से दे देंगे कितने परसेंट की, आपने 5 फरवरी 2025 को स्टार्ट किया था FRC, ये बात होगी। लेकिन 87% लोग, 4.49 करोड़, ये दो फैक्ट याद रखने हैं। 87% किसानों की जमीन जो है वो किसके साथ मैप कर दी गई है, आधार के साथ मैप कर दी गई है, इसीलिए चला FRC कैंप, ठीक है। और 4.49 करोड़ जो है वो आईडी जनरेट कर दी गई है। ये चीज हमें जो है विशेष रूप से याद, ठीक है। उसके बाद में आता है एक नया ई मंडी प्लेटफॉर्म। क्या है ई मंडी प्लेटफॉर्म? देखो बजट घोषणा 2024-25 में जो है वो सरकार ने खेत से खरीद करने के लिए स्कीम अलॉट की थी। 24-25 में करी थी कि खेत से ही खरीद, किसान की जो फसल है उसको ही खरीदी खेत से ही हो जाए। उसके लिए कौन सी लाएगी, ई मंडी प्लेटफॉर्म। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से व्यापारी हैं वो किसान की जो फसल है उसका खेत में ही उसका भाव लगा सकते हैं बैठे बैठे ही, ठीक है। ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा मिल सकेगी, ठीक है। खेत की खरीद, खेत में ही लोग अपनी फसल बेच सकेंगे, व्यापारी डिजिटल रूप से भाव लगा सकेंगे और पंचायत स्तर पर भंडारण हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। भाई जो किसान है वो अपनी जो क्रॉप है, अपनी जो फसल है उसको उस ऐप पे अपलोड करवा देगा और जो क्या बोलते हैं व्यापारी है वो ऑनलाइन ही उसके भाव लगा देगा। वो कह देगा भाई इतने रुपए दूंगा, उसको जच रही तो ठीक है, 15 लोग जो है भाव लगाएंगे, जो हाईएस्ट देगा उसको वो बेच देगा, ठीक है। तो उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी उद्देश्य को लेकर 24-25 के अंदर बजट घोषणा 2024-25 में खेत से खरीद के उद्देश्य के जो स्कीम आएगी, स्कीम का नाम था ई मंडी प्लेटफॉर्म। क्या नाम था, ई मंडी प्लेटफॉर्म। तो तीनों चीजें समझ में आ गई। एग्रीस्टेक गिरदावरी के लिए FRC फार्मर रजिस्ट्री योजना जो है उसका उद्देश्य है किसान की जो जमीन है उसके आधार के साथ मैपिंग करना। मैं क्या रखना है कि 87% लोगों की FRC बन चुकी है। 87 लोगों की जमीन जो है वो आधार के साथ मैप हो, और अब तक 4.49 करोड़, कितनी, 4.49 करोड़ जो है वो आइडेंटिटी जारी राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई है, ठीक है। फिर हो गया ई मंडी। अब देखो एक नई योजना आ रही है, एक नया आयोजन होगा, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026। कृषि क्षेत्र में नवाचार को स्थान देने के लिए जो है वो सरकार स्टार्ट कर रही है क्या, ग्राम। जैसे राइजिंग राजस्थान हुआ था निवेश को बढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से ग्राम होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026। कब होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो है वो 2026 में किया जाएगा। अभी तारीख फिक्स नहीं है, आएगी तब बता देंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि कृषि में सर्वोत्तम तकनीकी का प्रदर्शन और स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है कि खेती के अंदर सर्वोत्तम जो तकनीकियां हैं उनका प्रदर्शन करना, के साथ साथ जो स्थानीय नवाचार, जो लोकल लेवल पे जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो लोकल किसान इनोवेशन करते हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। तो आपको समझ में आ गई स्कीम कौन सी आएगी, अपने आयोजन कौन सा होगा, ग्राम, जहाँ पे सभी लोगों को बुलाया जाएगा भाई किसने क्या क्या नवाचार किया, क्या क्या इनोवेशन किया है, उसलिए हम ला रहे हैं कि आयोजन कब होगा, 2026 में होगा। इसके साथ साथ मिलेट्स को प्रोत्साहन करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी। मिलेट्स को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी एजेंसी बनाई, श्री अन्न। एक तो हम ग्राम का आयोजन करेंगे, ठीक है, ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, और इसके साथ साथ जो मिलेट्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या बनाएंगे, श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी। नाम याद रखना है, श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कस्टम हायरिंग सेंटर।
देखो कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है, जो किसान होते हैं तो किसानों को क्या होता है कि जब उनको ज़रूरत होती है उस समय किसानों को जो है वो ट्रैक्टर नहीं मिलते, क्या बोलते हैं हल नहीं मिलते, मतलब को जो है वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तो सरकार जो है वो रियायती दर पे लघु और सीमांत किसानों को उचित दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाएगी। अब उनको ऐसा नहीं है कि उनको ये दे देगी भाई तुम इतने में खरीद लो, उनको क्या देगी, किराए पे देगी, हायरिंग, ठीक है, उचित दर पे उनको क्या देगी, किराए पे देगी। ऐसे 1500 केंद्रों की स्थापना की जाएगी और एफपीओ को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई जो किसान है उनको कृषि उपकरण उचित दरों पे सस्ती दरों पे उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है वो 1500 सेंटर स्थापित करेगी, कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। सरकार की तरफ से ये देख के आ जाएगा उसको भाई फला आदमी को तुम्हारे वहाँ 3 घंटे उसके खेत जोत के आना है, वो जोत के आ गया, जो रेट किसान से मिलनी है वो किसान से मिल जाएगी, शेष रेट जो है वो सरकार द्वारा उस व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी। तो ऐसे 1500 सेंटर स्थापित करेंगे, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, एफपीओ जो किसान संगठन है, एफपीओ मतलब किसान संगठन, जो किसान संगठन है उनको ये केंद्र स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाएगी, किसान संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस कैटेगरी में कौन से पात्र आएंगे, लघु और सीमांत कृषक, बड़े किसानों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा, लघु और सीमांत कृषक, क्योंकि जो बड़े किसान है जिनके पास 500 बीघा जमीन है, 150 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, वो तो ऑलरेडी अपना ट्रैक्टर रखते ही है, उनको तो दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत किसको होती है, जिसके 2 बीघा जमीन है, अब वो 2 बीघा वाला जो है वो नहीं जा पाता। तो बस इसलिए सरकार ने कहा कि हम जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे, टोटल संख्या 1500 और किसानों को लघु सीमांत को। अब आगे चलते हैं, किसानों की बात हो गई, अब मोटर व्हीकल की बात आ गई। देखो नई स्कीम आई, राजस्थान में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी शीघ्र आएगी। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी से पहले मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशा निर्देश रखे हैं, तो उन दिशा निर्देशों के आधार पर लगाई जाएगी राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी 2025, ठीक है। देखो अभी आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था इन्होंने, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी थी उससे क्वेश्चन पूछा था, और सुजस जुलाई की सुजस जो मैंने आपको पढ़ाई है आप देख लो, उसमें 3 पॉलिसियां, तीनों की तीनों ऐसे कैसे लिखी हुई है, और उसी में से एक क्वेश्चन आपके आ गया। तो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन के आधार पे आप जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आपका ये जो सुजस का जो सीरीज मैंने शुरू किया है उसका पर्पज यही है, क्योंकि 1 घंटा हम पढ़ सकते हैं एक सप्ताह में आराम से, और उस 1 घंटे में आपके जो है वो ये जो राजस्थान सरकार जो सुजस से क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 क्या है, देखो इसमें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन के तहत लाई जाएगी। मैंने आपको कहा कि मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइन ये उसके तहत इसको लाएंगे। अब क्या है इसमें, इसके प्रावधान क्या क्या है, इसके प्रावधान मेन जो है वो कैब कंपनियों से रिलेटेड है, कि अगर किसी को कैब कंपनी का पंजीकरण लेना है, कैब कंपनी का के लिए पंजीकरण करवाना है, तो एक तो उसके लिए किराया जो है वो अलग से लागू किया जाएगा, कैब कंपनियों के लिए अलग किराए का प्रावधान होगा, और यह जो अपनी दूसरी बसें हैं दूसरे साधन है उनके लिए अलग होगा। दूसरा यह है कि न्यूनतम 50 और अन्य वाहनों की स्थिति में 25 अगर किसी को पंजीकरण करवाना है, कैब कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना है, तो अगर कैब है तो कम से कम 50 कैब चाहिएगी, और कोई अन्य वाहन है कैब के रूप में नहीं करा के अन्य वाहन के रूप में करवा रहा है तो कम से कम कितने चाहिए, 25 चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी, ये फैक्ट पूछा जाने वाला है। भाई राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 के अंदर एक तो किराया अलग कर लेंगे, दूसरी चीज अगर किसी को पंजीकरण करवाना है तो कैब के रूप में कराना तब तो 50 कैब चाहिए, और अगर उसको किस रूप में कराना, किसी अन्य के रूप में कराना, तो फिर 25 साधन उसको आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज है, एक स्कीम है रेंट एक कैब स्कीम, अगर किसी को रेंट एक कैब स्कीम के तहत करवाना है रजिस्ट्रेशन, तो कम से कम उसे कितनी कैब चाहिए, 50 कैबों की आवश्यकता पड़ेगी, और इस 50 में से 50% जो है वो कैसी होनी चाहिए, एसी वाली होनी चाहिए। 3 चीज याद रखनी है एग्रीगेटर पॉलिसी में, 3 याद रखनी है, किराया अलग होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 50 कैब इधर आएगी और 25 अलग दूसरे वाहन में। अगर रेंट एक कैब स्कीम में करवाना है तो कम से कम 50 कैब होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो जो 50 कैब हैं उनमें से 50% जो कैब है वो कैसी होनी चाहिए, वातानुकूलित होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी याद रह जाएगी सरकार की, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो कोचिंग जो है वो बहुत बढ़ रही है,
के नियंत्रण के लिए सरकार एक अधिनियम लेके आई है। क्या है? राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025। 4 सितंबर 2025 को ये जो है वो अपनी विधानसभा में पारित किया गया। राजस्थान कोचिंग सेंटर विनिमय नियंत्रण विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 4 सितंबर 2025 को। ठीक है। कोचिंग पंजीकरण हेतु न्यूनतम विद्यार्थी की संख्या 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 100। एक किसी को अगर कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी जो संख्या है वो पहले 50 थी, अब उसको कितनी कर दी? 100 कर दी। ठीक है। अनियमितता पर शास्ति की बात है। दो चीजें हैं, कोई अनियमितता करता है तो उसमें शास्ति की बात है कि कोई पहली बार करता है तो पहले इसमें 2 लाख रुपए तक की थी, उसको क्या कर दिया? कम कर दिया, 50,000 कर दिया। कोई कोचिंग वाला अनियमितता करता है तो उसमें 2 लाख रुपए की शास्ति होती थी, उसको 50 कर दिया। अगर वो दूसरी बार करता है तो 5 लाख थी, इसको कर दिया 2 लाख कर दिया। और तीसरी बार अगर करता है तो फिर तीसरी बार तो एक ही इलाज है, उसका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। तो कोचिंग विनिमय विधेयक जो आया है आपका 4 सितंबर को पारित हुआ। भाई इसके अंदर क्या क्या है? तो पहली चीज तो है कि किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कम से कम 100 बच्चे चाहिए। ठीक है। दूसरी है कि वो गलती करता है तो गलती पहली बार करता है तो पहले 2 लाख रुपए शास्ति थी, वो 50 कर दी। दूसरी बार करता है तो 5 लाख रुपए शास्ति थी, वो 2 लाख रुपए कर दी। और अगर तीसरी बार करता है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो अच्छा काम नहीं करते हैं, जो अनियमितता करते हैं। लेकिन उनके लिए क्या, जो काम अच्छा करते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि नियमों की पालना करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो संस्थान नियमों के अनुसार करते हैं उनको जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। आत्महत्या और तनाव जैसे रोकने हेतु कोचिंग में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। बच्चों में जो है वो आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति जो है वो सरकार का प्रावधान इसमें क्या, ये कौन करेगा? ये कोचिंग वाले करेंगे, सरकार नहीं करेगी। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राज्य स्तर पर कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। देखो राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण बना देंगे, वो प्राधिकरण रखेगा। ठीक है। और पोर्टल का विकास किया जाएगा जिस पर कोचिंगों के बारे में जानकारी होगी, वो आमजन देख सके, कौन सी कोचिंग क्या है, कितनी फीस है, क्या है, सारी डिटेल्स उसके अंदर होगी। और ये जो है इस पॉलिसी में शिक्षा नीति 2020 के तहत जो कौशल विकास है उस पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये होगी आपकी कोचिंग पॉलिसी। शॉर्ट में याद करते हैं भाई, कोचिंग पॉलिसी है तो कोचिंग वालों को तो कोचिंग पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, बाकी स्टूडेंट के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई, सबसे पहली बात है कोचिंग पॉलिसी जो है वो 4 सितंबर को पारित हो गई। डायरेक्ट लिखते हैं 4 सितंबर 2025 को, तो इसको कर दिया गया पास। ठीक है। आपको क्या करवाना है भाई? किसी को कोचिंग खोलनी है, पंजीकरण करवाना है, तो अब कितने बच्चे चाहिए पंजीकरण के लिए? 100 बच्चे होंगे तो पंजीकरण होगा। फिर तीसरी चीज आएगी भाई शास्ति, तुम गलती कर रहे हो, कोई अनियमितता कर रहा है कोचिंग वाला, ठीक है, तो पहली बार कर रहा है तो उसके कितने चार्ज लगेगा? पहले 2 लाख लगते थे, अब 50,000 लगेंगे। अगर दूसरी बार कर रहा है तो उसके 2 लाख लगेंगे। अगर कोई तीसरी बार कर रहा है तो उसका पंजीकरण ही हम क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। 2 चीजें तो ये हो गई, पंजीकरण और शास्ति। ठीक है। तो और उसके बाद में 4 सितंबर को अपन ने क्या कर दिया? इसका उद्घाटन कर दिया, पारित कर दिया। फिर उसके बाद में आता है एक चीज थी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता भाई बच्चों में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है आत्महत्या और तनाव, आत्महत्या और तनाव की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो राज्य स्तर पे क्या करेंगे? राज्य स्तर पे बना देंगे एक प्राधिकरण, कोचिंग विकास प्राधिकरण बनाएंगे। कहाँ पे? राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे कोचिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। एक हम करेंगे पोर्टल डेवलप करेंगे। ये पोर्टल क्या होगा? इस पे कोचिंगों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, सब लोग उसको देख पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपकी कोचिंग पॉलिसी, समझ में आ गया? अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। और सरकार की ये जो पत्रिका है जो DIPR द्वारा ऑथेंटिक है, ठीक है, तो उसको एज ए प्रूफ भी प्रस्तुत कर सकते हो। और दूसरा कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिलेंगे तो लैंग्वेज सेम रहेगी। हाँ, इसकी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज, जब लैंग्वेज सेम होती तो क्वेश्चन
सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। रिम्स 40 एकड़ में बनेगा, 2 साल में तैयार होगा। भाई जैसे एम्स है आपका, ठीक है, उसी तरह से हम बनाएंगे कि राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। तो क्या है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, ये 4 सितंबर को ये भी पारित हुआ। कहाँ पे, अपना विधानसभा चल रही है अभी, तो विधानसभा में पारित किया। और उसमें कि दिल्ली में जो एम्स बना हुआ है, दिल्ली में जो एम्स बना है उसी की तर्ज पर रिम्स बनाएंगे, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दिल्ली में जो एम्स है, सब रखना कि भाई किसकी तर्ज पे बन रहा है, दिल्ली के एम्स की तर्ज पे बन रहा है और राजस्थान में बन रहा है, इसलिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स। इसके लिए एक विधेयक जो है वो विधानसभा में 4 सितंबर को पारित है। 40 एकड़ भूमि में ये बनेगा, 2 साल में ये तैयार होगा। और इसका फायदा क्या होगा कि जो राजकीय योजनाओं में जो पात्र मरीज हैं उनको निःशुल्क इलाज भी इसके अंदर जाएगा। भाई विभिन्न स्कीम्स के तहत जिन लोगों को फ्री में दवाई दी जाती है ना, वो क्या बोलते हैं अपन को, माँ योजना है, आपकी RGS है, सारे के सारे लोगों को इसमें फ़ायदा मिल सकेगा। तो किसकी तर्ज पे बनाएंगे, दिल्ली वाले एम्स की तर्ज पे। अब चलो आगे। अब देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड, प्रखर राजस्थान 2.0, 1.0 तो पहले चला गया, अब क्या है 2.0। क्या है, 5 सितंबर 2025 को तो इसका प्रारंभ हुआ। बिड़ला कहाँ पे, जयपुर में हुआ। और किया किसने, CM ने। 3 चीज तो यहाँ याद रखनी है। प्रखर राजस्थान 5 सितंबर 2025 को स्टार्ट हुआ, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ, मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया। क्या है भाई, इसमें यह है कि कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उसमें भाषाई कौशल का विकास करने के लिए प्रयास किया जाएगा। 3 से 8वीं के, कक्षा 3 से 8वीं के जो बच्चे हैं उनमें क्या करेंगे, भाषा का कौशल जो है, भाषाई कौशल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसका विकास का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए सरकार क्या करेगी, 2 विशेष पीरियड की शुरुआत की जाएगी सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, भाषाई कौशल विकसित करने के लिए। कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 अतिरिक्त पीरियड जो है, अब स्पेशल लैंग्वेज पीरियड स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ उनके भाषाई विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे शिक्षक ऐप, हवा महल कार्यक्रम और DTH, PM विद्या, इनके माध्यम से जो है इनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो प्रखर राजस्थान 2.0 इसका उद्देश्य क्या है, 3 से 8 साल के जो 3 से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके अंदर भाषाई कौशल का विकास करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भाई 2 अतिरिक्त पीरियड, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग स्टार्ट जरूर 5 सितंबर, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता, अभियान की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ी, सबसे बड़ा अपडेट। अब गिव अप अभियान को देख लो। गिव अप अभियान तो लगभग सबको ही पता होगा। गिव अप अभियान क्या है कि नवंबर 2024 में तो इसको स्टार्ट किया गया था। किस लिए किया गया था कि जो सुरक्षा के जो का लाभ जो लोग ले रहे हैं, सुरक्षा का लाभ जो ले रहे हैं लोग, और जो पात्रता नहीं, कौन कौन से लोग, जिनकी जो इनकम है ना वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं और इधर गेहूं ले रहे हैं, इधर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जिनके घर में 4 पहिया वाहन है और वो लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो स्वयं जो हैं वो अपनी पात्रता छोड़ दें। उनको प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जो है स्कीम चालू की गई थी, गिव अप अभियान, नवंबर 2024 में, ठीक है। अब 2024 में जब स्कीम स्टार्ट कर दी गई उसके बाद में 30 लाख लोगों ने, लगभग 30 लाख लोग जो हैं, 31 लाख लोगों ने जो है अपनी खाद्य सुरक्षा छोड़ दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने 60 लाख नए नाम जोड़े। 31 तो वो, कुछ लोगों ने जो है वो KYC नहीं करवाई, तो KYC नहीं करवाई तो अपने नाम कट गए। तो लगभग 60 लाख नाम जो है वो नए सरकार के द्वारा जोड़े गए। और इसका फायदा ये होगा कि 568 करोड़ रुपए की बचत हुई, 568 करोड़ रुपए की सरकार हो गई बचत हो गई। गिव अप अभियान रसद विभाग के द्वारा या खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया 24 नवंबर को, ठीक है, सॉरी नवंबर 2024 को। सबसे मेन इसमें आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा अपडेट है वो ये क्या है
कि इस अभियान की जो अवधि है वो बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। यानी जिस व्यक्ति ने अभी तक अपनी जो है वो खाद्य सुरक्षा की पात्रता नहीं छोड़ी है और वो पात्रता नहीं रखता है, वो 31 अक्टूबर तक रख सकता है। अगर 31 अक्टूबर तक नहीं करते हैं तो फिर सरकार ने पैसे भी बढ़ा दिए 30 रुपये। सरकार कह रही है कि भाई अगर 31 अक्टूबर तक आप नहीं छोड़ते हो तो फिर जो है वो 30 रुपये के हिसाब से वसूली की जाएगी। जैसे आपने पहले गेहूँ 27 रुपये किलो से वसूलते थे, अब 30 रुपये किलो से उससे वसूली की जाएगी। ठीक है, या तो वो छोड़ देगा, ठीक है, नहीं तो फिर 30 से कर। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, प्रदेश को गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन गो महाकुंभ। अब अगली न्यूज क्या है? गो महाकुंभ। अब देखो राजस्थान में गो महाकुंभ कहाँ हुआ, किसने करवाया, इस तरह की चीजें पूछते हैं। ठीक है, किसी कहीं नहीं मिलने वाली ये चीजें। तो देखो क्या है, गो महाकुंभ की बात करेंगे। गो महाकुंभ का आयोजन गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन है। गो महाकुंभ क्या है? गो आधारित एक वैश्विक वर्ल्ड लेवल का शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन जयपुर में 6 सितंबर 2025 को हुआ। देव बाबा गो सेवा परिवार द्वारा। किस द्वारा हुआ? देव राय बाबा गो सेवा। 3 याद रखनी है। गो महाकुंभ जो है जयपुर में हुआ, 6 सितंबर 2025 को हुआ। ठीक है, और देव राय बाबा गो सेवा परिवार के द्वारा हुआ। उसके बाद में क्या है, सरकार ने गो सेवा के लिए क्या क्या कदम उठाए वो सारी चीजें इसमें इन्होंने एक साथ डाल दी। तो क्या है कि भाई गो संरक्षण और संवर्धन के लिए 2791 करोड़ का अनुदान दिया गया है। सरकार कह रही है कि हमने जो है वो गो संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए 2791 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरा क्या किया, 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीन प्रदान की है। 100 गौशालाओं को गो कास्ट मशीन दी है। नंदीशाला स्थापित की गई है। कहाँ पे? पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पे। ठीक है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। देखो ये एक स्कीम चलती है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसके तहत दुग्ध उत्पादक है उनको जो है 5 रुपए प्रति लीटर के रूप में क्या दिया जाता है? अनुदान। जैसे उनका जो दूध होता है, जैसे मान लो उनके पास एक दिन में 10 होता है, तो सरकार जो है अगर उसको वो देते हैं ना, किसमें? डेयरी में देते हैं, रजिस्टर्ड डेयरी में देते हैं, तो 5 रुपये यानी 1 किलो के 5 रुपये सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। कितने रुपए मिलते हैं? 5 रुपये। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। और इसके अंदर जो है वो कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 500 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान इसमें किया गया। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये मिलते थे और अभी भी 6 मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में 9000 मिलते हैं। राजस्थान में 9000 क्यों मिलते हैं? 3000 रुपये राजस्थान सरकार देती है। ठीक है, भारत में 6 है लेकिन यहाँ पे 3 राजस्थान सरकार देती है। और सबसे मेन फैक्ट आपका ये याद रखना, मोस्ट पूछा जा सकता है, बिचून जो जयपुर में है वहां पे गोकुल ग्राम का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान में गोकुल ग्राम गोपालन के लिए प्रसिद्ध है। गोकुल ग्राम और कृष्ण जी वाला गोकुल ग्राम वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचून। और बिचून कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है, ये सबसे मोस्ट बात है कि जयपुर के बिचून में क्या स्थापित किया जा रहा है? गोकुल ग्राम स्थापित किया जा रहा है। भाई जो जिसको ये लग रहा है कि भाई ये फैक्ट अच्छे हैं, करंट अफेयर्स अच्छा है, सरकार की IPR से है, और अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार लाइक कर दो। फिर चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा वर्ग के कल्याण को समर्पित। देखो युवा वर्ग के कल्याण के लिए नई स्कीम लाए। वो कौन सी स्कीम लाए उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन सी है? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना नई स्कीम आ गई। भाई स्कीमें तो पूरी याद रटनी है ना। अभी आपके कौन सी स्कीम पूछी थी? बाबा साहब अम्बेडकर तीर्थ, सीधा सदस्य टपका दिया आपके। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी। तो देखो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, आप कंटिन्यू जुड़िए। डेली आपको जो है ना एवरी संडे आपको 7 दिन जो है वो क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर 23 अगस्त 2025 के क्या गया? किसका? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन। जो यूथ है ना, जो 45 साल तक के जो लोग के लिए स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में स्वरोजगार की भावना का प्रोत्साहन करना और उसके साथ साथ रोजगार सृजन में वृद्धि करना। 2 टारगेट हैं युवाओं में। भाई युवा जो है वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे नौकरी लगनी है, वो ये कहें कि मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो धंधा करना है। ठीक है,
तो उनके बिजनेस की भावना का, स्वरोजगार की भावना का प्रोत्साहन करके रोजगार का सृजन करना है, ताकि वो 5 लोगों को रोजगार दे सके। प्रावधान क्या क्या है भाई, इसमें यह है कि जो ऋण दिया जाएगा उसमें 25% या अधिकतम 5 लाख मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो लोन दिया जाएगा उसमें 25%, जो लोन लिया उसका 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक वो मार्जिन मनी अनुदान है। ठीक है, दो ही चीजें होती है, एक तो मार्जिन मनी अनुदान, ऋण अनुदान, ब्याज अनुदान जिसको बोलते हैं। दूसरा है कि 18 से 45 वर्ष के युवाओं को, सबसे पहले उम्र की पात्रता देखें, 18 से 45 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसमें पात्र हैं। 2 करोड़ तक का अगर वो ऋण लेते हैं तो उनको 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यानी मान लो कि अगर 12% ब्याज ले रही है ये बैंक, तो 8% कौन देगी? सरकार देगी, और युवा को जो है उसको तो सिर्फ 4% ही देना पड़ेगा। उसको कितना देना पड़ेगा? 4%। 8% कौन देगी? सरकार। तो पहला तो 25% या 5 लाख तक मार्जिन मनी, ठीक है। 18 से 45 वर्ष की उम्र हो गई, 2 करोड़ तक का अगर वो ऋण लेता है तो उसको 8% क्या देगी सरकार? ब्याज अनुदान दे देगी। क्लियर? फिर उसके बाद में ये है कि अगर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, दिव्यांग है, या ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम कार्ड धारक जो शिल्पकार हैं, अगर वो ये ऋण लेते हैं 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का, तो जो 8% जो आपको ब्याज अनुदान दिया गया था उसके साथ साथ 1% ब्याज अनुदान और दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। एक बार शॉर्ट में इसको याद करते, देखो विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। सबसे पहले इसके अनुमोदन की बात करेंगे तो भाई इसका अनुमोदन जो है वो कब हुआ? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 25 को इसका अनुमोदन किया गया मंत्रिमंडल द्वारा। अब बात आती है भाई इसमें प्रावधान क्या क्या है। तो सबसे पहले तो पात्रता की बात कर लेंगे। तो पात्रता में इसके अंदर युवा चाहिए 18 से लेकर 45 वर्ष तक। 18 से लेकर 45 वर्ष तक के जो नौजवान हैं वो स्वरोजगार लगाना चाहें तो सरकार उनको देगी क्या? ऋण देगी। सरकार उनको देगी क्या? ऋण। और ऋण के अंदर उसको क्या देगी? 2 चीजें देगी। पहली चीज तो एक क्या है कि 25% या अधिकतम 5 लाख तक अनुदान। ठीक है, 25% या अधिकतम 5 लाख तक तो मार्जिन मनी अनुदान दे देगी। उसके बाद में एक होता है आपका ब्याज अनुदान। एक होता है आपका ब्याज अनुदान। ये ब्याज अनुदान कितना देगी? 8% देगी। ब्याज अनुदान आपको कितना देगी? 8% देगी। अगर कोई व्यक्ति एससी का है, एसटी का है, पिछड़े क्षेत्र में उद्यमी स्थापित कर रखा है, ठीक है, अगर इस श्रेणी में है तो 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान लगाओ अपना बिजनेस भाई। 2 करोड़ रुपए तक दे रही है सरकार। ठीक है, तो ये थी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान के बारे में बात हुई भाई, स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। तो सबसे पहले कब हुआ? तो 7 अप्रैल 2025 को निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लोगों में पैदा करना, अवेयरनेस जो है ना, हेल्थ अवेयरनेस, ये जो योजना है स्टार्ट की गई। अब इसके तहत जो है सरकार के द्वारा कुछ अभियान स्टार्ट किए गए। उन अभियानों के नाम याद रखो। एक था मिशन मधुहारी। देखो मिशन मधुहारी का मैं एक ही टारगेट है, डायबिटीज खत्म करना, डायबिटीज का निवारण, मधुहारी को खत्म करने वाला। ठीक है, एक था लीवर स्माइल मिशन। लीवर स्माइल, जिनके लीवर से संबंधित बीमारी तो उनको ठीक करना, या ऐसा खाना खाना, ऐसा जीवन यापन ताकि लीवर पर जो है वो कम से कम इफेक्ट पड़े। ठीक है, लीवर रोगों की जांच कर और उनका उपचार इसमें शामिल था। फिर था ईट राइट राजस्थान। भाई आज के लोग जो है ना उल्टा सुल्टा बहुत खाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जो है उन्होंने इस अभियान के तहत शुरुआत करी कि भाई आप अच्छा खाओ,
आप पोषक अनाज खाओ, आप जंक फूड मत खाओ। पिज्जा बर्गर चीजें है ना, ये सिर्फ स्वाद तक ही सीमित है, ठीक है। पीछे जैसे ही ये जाती है ना, उसके बाद में ये शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। तो स्वाद के लिए कोई चीज़ नहीं खा के पौष्टिक चीज़ें खाएं। इसलिए पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने चलाया ईट राइट राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में स्तनपान प्रबंधन इकाइयों की स्थापना। देखो जो महिलाएं होती हैं उनमें स्तनपान से संबंधित जो है वो इतनी जागरूकता नहीं होती। पर जैसे प्रथम प्रसूता होती है, पहला बच्चा होता है, तो उनको स्तनपान से संबंधित इतनी जानकारी नहीं होती। और आजकल की महिलाएं जो है वो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट भी कम रखती हैं, डिब्बे का दूध पिलाने में ज़्यादा उत्सुक रहती है। तो उनको जो है वो जागरूक करना और उससे संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उन्हें उपचार करना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद में स्वस्थ नारी चेतना अभियान, स्वस्थ नारी चेतना अभियान। अब स्वस्थ नारी चेतना अभियान में क्या था कि महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उस सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसकी जांच करना और उसका उपचार करना, ये था मुख्यमंत्री स्वस्थ नारी चेतना अभियान, जो निरामय अभियान के तहत चला गया। और अंतिम था मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का एक ही उद्देश्य था कि जो ग्राम पंचायत स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन करेगी उसे 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो ग्राम पंचायत स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन करेगी उसे कितनी राशि दी जाएगी? 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये सारे के सारे अभियान, जो 6 अभियान चलाए गए, ये किसके तहत चलाए गए? ये आपके निरामय राजस्थान अभियान के तहत चलाए गए। अब देखो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट जो है वो आपके सदस्य में दिए हुए हैं, ठीक। तो हाँ भाई, ये हो गया आपका पूरा। आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर और ज्वाइन कर ले। हर संडे जो है वो एक सप्ताह कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और उसके साथ क्लास भी होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।